क्या आपने कभी सोचा है कि आप कोई फैसला लेते वक्त कैसे सोचते हैं? कभी कभी आप तुरंत निर्णय ले लेते हैं और कभी सोचते रहते हैं, बार बार तर्क करते हैं, समय लगाते हैं। यही तो है हमारे दिमाग की दो अलग अलग सोचने की प्रणालियां, एक तेज, दूसरी धीमी। डैनियल kahneman, जो कि एक नोबेल पुरस्कार विजेता मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने अपनी किताब थिंकिंग फास्ट एंड स्लो में बताया है कि हमारा दिमाग कैसे सोचता है और कैसे हम अनजाने में गलतियां कर बैठते हैं, चाहे हम जितने भी स्मार्ट क्यों न हो। चलिए अब जानते हैं इस किताब के सबसे जरूरी विचार, एकदम सरल भाषा में। अध्याय 1, दो सिस्टम, सिस्टम 1 और सिस्टम 2। लेखक डैनियल kahneman इस अध्याय में एक क्रांतिकारी विचार को सामने रखते हैं। हमारा दिमाग दो अलग अलग तरीके से सोचता है। इन्हें वो कहते हैं, सिस्टम 1 तेज सोच, फास्ट थिंकिंग। ये सोचने की तेज, स्वचालित, ऑटोमेटिक, सहज, इंट्यूटिव और भावनात्मक प्रणाली है। ये हमें बिना सोचे निर्णय लेने की क्षमता देती है। सिस्टम 1 हर पल एक्टिव रहता है, बिना हमें बताए फैसले लेता है। ये प्रतिक्रिया देने में तेज होता है, लेकिन ये कई बार गलत भी हो सकता है। उदाहरण, अगर आप किसी का गुस्से वाला चेहरा देखते हैं, तो बिना सोचे आप समझ जाते हैं कि वो नाराज है। या आप 2+2 पूछने पर तुरंत जवाब 4 देते हैं। ये सब सिस्टम 1 की वजह से होता है। मुख्य गुण, तेज, सहज और प्रयास रहित, आदतों पर आधारित, भावनाओं से जुड़ा, सच या झूठ की जांच नहीं करता, संदर्भ और वातावरण से प्रभावित होता है। सिस्टम 2 धीमी सोच, स्लो थिंकिंग। ये सोचने की धीमी, सोच विचार वाली, लॉजिकल और ध्यान केंद्रित प्रणाली है। जब आप कोई कठिन गणित करते हैं, कोई योजना बनाते हैं या किसी मुद्दे पर गहराई से सोचते हैं, तो ये सिस्टम 2 होता है। ये मेहनत करता है, लेकिन धीरे और सोच समझकर। उदाहरण, अगर आपसे पूछा जाए 17-24, तो आप तुरंत जवाब नहीं दे पाते। आप रुकते हैं, सोचते हैं। यह सिस्टम 2 की प्रक्रिया है। मुख्य गुण, धीरे सोचता है, विश्लेषण करता है, ऊर्जा मांगता है, ध्यान और फोकस चाहता है, तर्क और योजना बनाता है। कैसे दोनों सिस्टम मिलकर काम करते हैं? सिस्टम 1 तेजी से निर्णय लेता है, लेकिन अगर उसे कोई कठिनाई होती है, तब सिस्टम 2 उसकी मदद करता है। सिस्टम 2 सिस्टम 1 की गलतियों को सुधार सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब वो एक्टिव हो। उदाहरण, कोई सवाल पूछा जाए, एक बल्ला और एक गेंद की कुल कीमत $1.10 है। बल्ला गेंद से $1 महंगा है, तो गेंद की कीमत क्या है? सिस्टम 1 तुरंत कहेगा 0.10, लेकिन ये गलत है। सिस्टम 2 एक्टिव होता है और सोचकर निकालता है। गेंद 0.05, बल्ला 1.05, कुल 1.10। सिस्टम 1 की गलतियों के खतरे। ये जल्दी निर्णय लेता है, लेकिन उसमें पूर्वाग्रह, बियासेस और गलत निष्कर्ष, एरर्स शामिल हो सकते हैं। ये चीजों को देखने से पहले मान लेता है। ये किसी भी जानकारी को बिना जांचे ही सच मान सकता है। उदाहरण, कोई पूछे, क्या अधिकतर मर्डर युवा लोग करते हैं? सिस्टम 1 जल्दी से बोलेगा, हाँ, क्योंकि वो खबरों से प्रभावित है। लेकिन आंकड़े बताएं तो हर उम्र में मर्डर होते हैं। इसका सही विश्लेषण सिस्टम 2 करेगा। सिस्टम 2 क्यों जरूरी है? यह हमें सोचने, रुकने, तुलना करने और सही निर्णय लेने की ताकत देता है। लेकिन यह सिस्टम 1 जितना एक्टिव नहीं होता। कई बार हम सिस्टम 2 को आलसी बना लेते हैं और फिर गलत फैसले लेते हैं। इस अध्याय से मुख्य सीख: 1. हमारा दिमाग 2 सिस्टम में बंटा है, एक तेज, एक धीमा। 2. तेज वाला सिस्टम हमेशा ऑन रहता है, लेकिन गलतियां कर सकता है। 3. धीमा सिस्टम सोच समझकर चलता है, लेकिन हमें उसे एक्टिव करना पड़ता है। 4. अच्छे फैसलों के लिए जरूरी है कि हम कब किस सिस्टम का इस्तेमाल करें, इसे पहचानें। अध्याय 2 ध्यान और प्रयास, अटेंशन एंड एफर्ट।
इस अध्याय में डैनियल kahneman हमें ये समझाते हैं कि सिस्टम 2 को एक्टिव करने में ध्यान और मानसिक प्रयास लगता है। यानी जब हम गहराई से सोचते हैं तो हमारा दिमाग सचमुच थकने लगता है। सिस्टम 2 की ताकत और कमजोरी। सिस्टम 2 ध्यान केंद्रित करता है, विश्लेषण करता है और लॉजिकल सोचता है, लेकिन ये सीमित संसाधनों से काम करता है। इसका ध्यान और एनर्जी जल्दी खत्म हो जाती है। जब आप किसी कठिन काम में पूरी तरह डूबे होते हैं, तब आपके लिए दूसरा छोटा काम भी करना मुश्किल हो जाता है। उदाहरण, अगर आप किसी कठिन पहेली को हल कर रहे हैं और कोई आपसे पूछे कि क्या आप उसे सुन सकते हैं, आप शायद अनसुना कर देंगे, क्योंकि सारा ध्यान पहेली में लगा है। ध्यान की सीमा लिमिटेड अटेंशन। इंसान का ध्यान एक समय में केवल कुछ ही चीजों पर जा सकता है। अगर 2 काम एक साथ ज्यादा मानसिक प्रयास मांगे तो उनमें से एक परफॉर्मेंस खराब हो जाती है। उदाहरण, अगर आप मोबाइल पर कोई मैसेज पढ़ रहे हो और उसी वक्त कोई आपको सवाल पूछे, तो आप ना तो मैसेज ठीक से पढ़ पाएंगे, ना सवाल ठीक से सुन पाएंगे। मेंटल एफर्ट की थकान, मेंटल फटीग। सिस्टम 2 को एक्टिव रखना थकाऊ होता है। जितना ज्यादा आप मानसिक मेहनत करेंगे, उतना जल्दी आप थकान और चिड़चिड़ेपन का शिकार होंगे। इसलिए हम अक्सर सिस्टम 1 पर वापस लौट जाते हैं, तेज लेकिन गलतियों से भरा। उदाहरण, लंबी मीटिंग के बाद लोग जल्दी गलत फैसले लेने लगते हैं। वो सोचते नहीं, बस हाँ क्या चलो ठीक है बोलकर काम खत्म करते हैं। कहां दिखती है सिस्टम 2 की मेहनत? 1. कठिन गणित करना। 2. किसी नई भाषा में पढ़ना। 3. योजना बनाना। 4. कोई बहस करना। 5. जब हम कोई नया काम सीख रहे हों। इन सब में ध्यान, एनर्जी और फोकस की जरूरत होती है, यानी सिस्टम 2 एक्टिव रहता है। इस अध्याय से मुख्य सीख। 1. सिस्टम 2 की सोच एनर्जी मांगती है, इसलिए ये लिमिटेड समय तक ही एक्टिव रहता है। 2. जब हम थके होते हैं तो हम सिस्टम 1 पर भरोसा करने लगते हैं, जिससे गलत फैसले हो सकते हैं। 3. हमारा ध्यान सीमित होता है, इसलिए एक साथ कई काम करने से दिमाग का परफॉर्मेंस गिर जाता है। 4. बड़े फैसले लेते समय हमें शांत, फोकस्ड और एनर्जेटिक होना चाहिए, ताकि सिस्टम 2 पूरी तरह काम करे। अध्याय 3, सहजता का भ्रम, कॉग्निटिव ईज। इस अध्याय में डैनियल kahneman बताते हैं कि हमारा दिमाग कैसे आसान और परिचित चीजों को सच और सुरक्षित मानने की गलती करता है। इसे कहा जाता है कॉग्निटिव ईज, यानी जब कोई चीज दिमाग को सहज लगती है तो हम उसे बिना जांचे परखे सच मान लेते हैं। कॉग्निटिव ईज बनाम कॉग्निटिव स्ट्रेन, स्थिति विशेषताएं। कॉग्निटिव ईज, सहजता, चीजें परिचित, आसान और आरामदायक लगती है। हम सिस्टम 1 से सोचते हैं। कॉग्निटिव स्ट्रेन, तनाव, चीजें नई, मुश्किल या अजीब लगती है। सिस्टम 2 एक्टिव होता है। उदाहरण, अगर एक लाइन क्लियर और बड़े फॉन्ट में लिखी हो, सच्चा प्यार सब ठीक कर देता है, तो वो हमें ज्यादा सच लगती है, भले ही उसमें कोई लॉजिक ना हो। कॉग्निटिव ईज के कारण क्या होता है? 1. दोहराव, रेपिटेशन। जो बात आप बार बार सुनते हो वो सच लगने लगती है। इसी कारण से विज्ञापन बार बार एक ही लाइन दोहराते हैं। 2. स्पष्टता, क्लैरिटी। जो चीज पढ़ने या देखने में आसान होती है वो दिमाग को ज्यादा सही लगती है। 3. अच्छा मूड, गुड मूड। जब आप खुश होते हैं तो सिस्टम एक हावी रहता है और आप जल्दी भरोसा कर लेते हैं। कॉग्निटिव ईज का खतरा, यह आपको झूठ को सच मानने, गलत निर्णय लेने और सही सोच में फंसाने का कारण बन सकता है। जब आप थके होते हैं या जल्दबाजी में होते हैं, तब कॉग्निटिव ईज बढ़ जाती है। उदाहरण, अगर कोई कहे शुगर कॉजेस कैंसर और आप उसे बार बार फेसबुक पोस्ट या वीडियो में देखें, तो आप उस पर भरोसा करने लगेंगे, भले ही साइंटिफिक डेटा कुछ और कहे। सिस्टम 1 और कॉग्निटिव ईज का संबंध। कॉग्निटिव ईज होने पर सिस्टम 1 ज्यादा काम करता है और सिस्टम 2 सुस्त हो जाता है।
यानी आप सोचते नहीं, बस मान लेते हैं। इस अध्याय से मुख्य सीख: 1. आप जो चीजें बार बार देखते या सुनते हैं, उन्हें आप सच मानने लगते हैं, भले ही वो गलत हो। 2. दिमाग उन चीजों को पसंद करता है जो सरल, परिचित और आसानी से समझ में आने वाली हो। 3. कॉग्निटिव ईज आपके सोचने की क्षमता को कमजोर कर सकती है। 4. अगर आप सच्चाई जानना चाहते हैं तो आपको कॉग्निटिव स्ट्रेन को स्वीकार करना होगा, यानी चीजों पर गहराई से सोचना होगा। निष्कर्ष: अगर आप किसी बात पर तुरंत यकीन कर रहे हैं तो रुकिए। शायद आप सिर्फ इसलिए मान रहे हैं क्योंकि वो बात आपको आसान लगी। असली सोच तो वहीं से शुरू होती है जहां सहजता खत्म होती है। अध्याय 4: जुड़ाव और निर्णय, दी एसोसिएटिव मशीन। इस अध्याय में डैनियल kahneman बताते हैं कि हमारा दिमाग एक एसोसिएटिव मशीन की तरह काम करता है। यानी हमारा दिमाग एक विचार से दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह तेजी से चीजों को जोड़ता चला जाता है। सिस्टम एक कैसे जोड़ता है चीजों को? सिस्टम एक में जब कोई जानकारी आती है तो वो उससे जुड़ी हर चीज को बिना रुके एक्टिवेट कर देता है। उदाहरण: अगर कोई बोले पैसा, तो आपका दिमाग फौरन इससे जुड़ी चीजें सोचने लगेगा। अमीरी, सफलता, बैंक, मेहनत, गरीबी, लालच, चिंता, सिक्के, ये सब सिस्टम एक बिना आपके इशारे के कर रहा होता है। 3 बड़े प्रभाव जो एसोसिएशन से पैदा होते हैं। 1. कॉग्निटिव ईज, जो चीजें जुड़ी हुई हो वो आसानी से याद आती हैं, इसलिए हमें सही लगती है। 2. प्राइमिंग इफेक्ट, एक शब्द, फोटो या विचार आपके सोचने का तरीका बदल सकता है। 3. हेलो इफेक्ट, किसी एक अच्छी चीज के कारण हम पूरे व्यक्ति या विषय को अच्छा मान लेते हैं। उदाहरण: अगर कोई सुंदर दिखता है तो हम सोचते हैं कि वो स्मार्ट, ईमानदार और सफल भी होगा, जबकि सच में ऐसा जरूरी नहीं है। प्राइमिंग इफेक्ट, प्राइमिंग प्रभाव, एक विचार या अनुभव हमारे व्यवहार को प्रभावित कर सकता है बिना हमें पता चले। प्रयोग: एक स्टडी में छात्रों को कुछ ऐसे शब्द दिखाए गए जो बुढ़ापे से जुड़े थे, जैसे स्लो, रिटायर, ग्रे। बाद में जब उन छात्रों को चलने को कहा गया तो वे धीरे चले। क्यों? क्योंकि बुढ़ापे वाले शब्दों ने दिमाग को वैसे व्यवहार के लिए तैयार कर दिया। सीख: आपके आसपास की भाषा, तस्वीरें, म्यूजिक, ये सब आपके फैसलों को प्रभावित करते हैं। जुड़ाव से उत्पन्न खतरे: सिस्टम एक केवल कहानी बनाता है, वो तर्क या सच्चाई की जांच नहीं करता। हम जो सोचते हैं वो इसलिए नहीं कि वो सच है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो जुड़ा हुआ है। उदाहरण: अगर किसी को कहा जाए उसने चाकू खरीदा, फिर कहा जाए वो पड़ोसी से झगड़ रहा था, फिर कहा जाए पड़ोसी अगले दिन अस्पताल में था, तो दिमाग तुरंत कहानी बना लेता है, उसने हमला किया होगा। हालांकि ये जरूरी नहीं कि यही सच्चाई हो। इस अध्याय से मुख्य सीख: 1. हमारा दिमाग एक विचार से दूसरे को जोड़ने में बहुत तेज है, इससे अक्सर गलत निष्कर्ष निकलते हैं। 2. जो चीजें जुड़ी हुई लगती हैं वो हमें ज्यादा भरोसेमंद लगती हैं, भले ही वो झूठ हो। 3. आपका सोचने का तरीका बाहरी चीजों से प्रभावित होता है, शब्दों, तस्वीरों, भावनाओं से। 4. सिस्टम एक तर्क नहीं करता, बस कहानी बुनता है। सिस्टम 2 को एक्टिव करना जरूरी है। निष्कर्ष: हम सोचते हैं कि हम स्वतंत्र रूप से विचार कर रहे हैं, लेकिन असल में हमारा दिमाग हर बात को जोड़कर खुद ब खुद कहानी बना देता है। अगर आपको सही फैसला लेना है तो हर विचार को जांचें, तौलें और सिस्टम 2 से सोचें। अध्याय 5: लुप्त होती हुई मानसिक ऊर्जा, दी लेजी कंट्रोलर। इस अध्याय में डैनियल kahneman बताते हैं कि हमारा सिस्टम 2 यानी धीमा सोचने वाला दिमाग अक्सर आलसी नियंत्रक की तरह बर्ताव करता है। जब तक कोई जबरदस्त जरूरत न हो, यह सिस्टम 1 के निर्णयों को चुनौती नहीं देता,
सिस्टम 2 क्यों होता है आलसी? सिस्टम 2 को एक्टिव होने के लिए मानसिक ऊर्जा चाहिए, लेकिन दिमाग ऊर्जा बचाने के लिए ज्यादातर समय सिस्टम 1 की राय को ही मान लेता है। इसी वजह से हम कई बार ऐसे फैसले ले लेते हैं जो सतही होते हैं, अधूरे होते हैं। उदाहरण, अगर सिस्टम 1 कहता है वो आदमी भरोसेमंद दिखता है, तो सिस्टम 2 बिना जांच पड़ताल किए उस पर विश्वास कर लेता है। कॉग्निटिव माइजर्स, सोचने में कंजूस इंसान। हम सभी कॉग्निटिव माइजर्स यानी सोचने में कंजूस होते हैं। हम उन विचारों से बचते हैं जो ज्यादा प्रयास मांगते हैं। अगर कोई आसान विकल्प मिलता है तो हम वही चुनते हैं, भले ही वो गलत हो। उदाहरण, आपको 2 सवाल मिलते हैं। 1, क्या वो ईमानदार लगता है? 2, क्या उसके कार्यों से ईमानदारी साबित होती है? आप पहला सवाल ही चुनते हैं क्योंकि वो आसान है और सिस्टम 2 को परेशान नहीं करना पड़ता। जब सिस्टम 2 सुस्त होता है तो क्या होता है? हम जल्दी बहकते हैं, भावनाएं तर्क पर भारी पड़ती है। हम प्राइमिंग, बायस और हाफ ट्रूथ पर भरोसा करने लगते हैं। गलत निर्णय, भ्रामक विश्वास और पूर्वाग्रह का शिकार हो जाते हैं। उदाहरण, जैसे ही सिस्टम 2 थकता है, हम हाँ बोलकर बात खत्म करना चाहते हैं, बजाय सोचने के कि असल में क्या सही है। इच्छा शक्ति भी सीमित है। विल पावर इज फाइनाइट। सिस्टम 2 सिर्फ सोचने में ही नहीं, बल्कि इच्छा शक्ति, विल पावर में भी सक्रिय होता है। जब हम कोई मुश्किल फैसला लेते हैं, किसी प्रलोभन से लड़ते हैं या अपने गुस्से को रोकते हैं, ये सब सिस्टम 2 की मेहनत है। लेकिन इच्छा शक्ति सीमित है। जितना ज्यादा प्रयोग करेंगे उतनी जल्दी ये खत्म होगी। उदाहरण, अगर आप पूरे दिन डाइट पर हैं और खुद को रोक रहे हैं, तो रात को आपका कंट्रोल कमजोर हो जाता है और आप मिठाई खा लेते हैं। ये ईगो डिप्लीशन कहलाता है। इस अध्याय से मुख्य सीख: 1, सिस्टम 2 यानी सोचने वाला दिमाग सीमित ऊर्जा के साथ काम करता है और जल्दी थक जाता है। 2, थके हुए दिमाग से लिए गए फैसले अक्सर भावनाओं और आदतों पर आधारित होते हैं। 3, हम सब सोचने में कंजूस होते हैं और यही हमारे गलत निर्णयों का कारण बनता है। 4, इच्छा शक्ति भी मानसिक ऊर्जा से जुड़ी होती है, ये अनंत नहीं है। निष्कर्ष: अगर आप सही फैसले लेना चाहते हैं तो आपको अपने सिस्टम 2 को जगाना और बचाना होगा। जब भी आप थके हों, गुस्से में हों या जल्दी में हों, तब निर्णय लेने से बचें, क्योंकि आपका दिमाग उस वक्त सोचने की बजाय सिर्फ मानने के मोड में होता है। अध्याय 6, प्राइमिंग प्रभाव, प्राइमिंग इफेक्ट। प्राइमिंग का मतलब होता है किसी चीज को पहले दिखाकर दिमाग को इस तरह प्रभावित करना कि वो बाद में होने वाली सोच या हरकत को बदल दे। ये एक ऐसा मानसिक प्रभाव है जो सिस्टम 1 के जरिए काम करता है, यानी तेज, अनजाने में और बिना मेहनत के। कैसे काम करता है प्राइमिंग? जब कोई शब्द, तस्वीर या अनुभव आपके दिमाग में आता है, तो वो आपके विचारों, निर्णयों और यहां तक कि शारीरिक क्रियाओं को भी प्रभावित करता है, बिना आपकी जानकारी के। उदाहरण, अगर किसी को बुढ़ापा से जुड़ा शब्द दिखाया जाए, जैसे थकान, धीमा, बुजुर्ग, तो वो इंसान कमरे से बाहर जाते वक्त सचमुच धीमे चलने लगता है। इसे ही कहा जाता है आइडियोमोटर इफेक्ट, जहां विचार शरीर की हरकत को नियंत्रित करते हैं। प्राइमिंग के प्रसिद्ध प्रयोग: 1, फ्लोरिडा प्रभाव, फ्लोरिडा इफेक्ट। स्टूडेंट्स को ऐसे शब्द दिए गए जो बुढ़ापे से जुड़े थे। बिना बताए वे सभी बाद में धीरे धीरे चलने लगे। 2, हिंसा और आक्रामकता। जिन लोगों को गुस्से या हथियार से जुड़ी तस्वीरें दिखाई गई, उन्होंने बाद में ज्यादा आक्रामक व्यवहार दिखाया। 3, पॉलिटिक्स और वोटिंग। अगर किसी को मतदान से पहले सरकारी स्कूल
या ध्वज दिखाया जाए तो उनकी सोच पहले से प्रभावित हो सकती है। प्राइमिंग के प्रभाव का खतरनाक सच। हम सोचते हैं कि हम स्वतंत्र रूप से सोचते हैं, लेकिन असल में हम अक्सर उन चीजों से प्रभावित होते हैं जो हमें कुछ मिनट पहले दिखी या महसूस हुई। मतलब, हमारा दिमाग खुद भी नहीं जानता कि वो क्यों एक विशेष दिशा में सोच रहा है। ये सिस्टम एक की चाल है, तेज, सहज और बिना बताए। प्राइमिंग का उपयोग कहां होता है? विज्ञापन में ब्रांड के रंग, ध्वनि, लोगों से आपकी सोच प्रभावित होती है। राजनीति में नारे, गीत, कपड़ों से मतदाता का मूड बदला जाता है। मार्केटिंग में लिमिटेड ऑफर जैसे शब्द जल्दी निर्णय लेने पर मजबूर करते हैं। मीडिया में हेडलाइन या फ्रेमिंग आपकी सोच को पहले ही दिशा दे देती है। इस अध्याय से मुख्य सीख: 1. आपका दिमाग छोटी छोटी चीजों से प्रभावित होता है, चाहे आप चाहे या नहीं। 2. सिस्टम एक हर उस चीज को पकड़ लेता है जो बार बार दिखाई दे रही है। 3. आपका सोचने का तरीका बहुत हद तक आपके माहौल और शब्दों पर निर्भर करता है। 4. यदि आप प्राइमिंग को समझ लें तो आप दूसरों की मनोवैज्ञानिक चालों से खुद को बचा सकते हैं। निष्कर्ष: हर शब्द, हर विज्ञापन, हर इमेज जो आप देखते हैं वो आपके मन पर प्रभाव डाल रही है। चाहे आप माने या न माने, आप हर समय प्राइम हो रहे हैं। इसलिए सचेत बनिए, सजग बनिए, ताकि आप दूसरों की छुपी हुई मानसिक चालों का शिकार न बने। अध्याय 7: एसोसिएशन मशीन, संबंध जोड़ने वाली मशीन। हमारा सिस्टम एक सिर्फ तेज नहीं सोचता, बल्कि ये हर चीज को किसी दूसरी चीज से जोड़ने की आदत रखता है। इसी वजह से हम एक शब्द सुनते हैं और तुरंत कोई छवि, भावना या अनुभव याद आ जाता है। कोई घटना देखते हैं और तुरंत कोई निष्कर्ष निकाल लेते हैं। सिस्टम एक एसोसिएशन मशीन है। ये प्रणाली, सिस्टम एक, लगातार चीजों के बीच संबंध बनाती रहती है, चाहे वो असली हो या नकली। उदाहरण: अगर कोई बोले डॉक्टर, तो आपके मन में तुरंत हॉस्पिटल, स्टेथोस्कोप, रोगी, सफेद कोट जैसे शब्द या छवि आ जाती है। इस प्रक्रिया को कहते हैं एसोसिएटिव एक्टिवेशन, यानी एक विचार से जुड़ी पूरी श्रृंखला का तुरंत सक्रिय हो जाना। क्यों होती है ये जोड़ने की प्रवृत्ति? सिस्टम एक चाहता है कि चीजें तर्कसंगत और सरल दिखें, इसलिए वो जल्दी जल्दी अर्थ और पैटर्न बनाता है, भले ही वो गलत हो। उदाहरण: अगर आपको कोई आदमी बार बार मुस्कुराता दिखे तो आप मान लेते हैं कि वो अच्छा इंसान होगा, लेकिन हो सकता है कि वो सिर्फ आपको प्रभावित करने की कोशिश कर रहा हो। सिस्टम एक के मुख्य जुड़ाव के प्रकार: 1. समानता, सिमिलैरिटी, एक जैसी चीजों को जोड़ना। X, काला कपड़ा दुख अंतिम संस्कार। 2. समय, कॉन्टिग्यूटी इन टाइम, साथ साथ घटने वाली चीजें। X, घंटी बजते ही कुत्ते को खाना देना, घंटी खाना। 3. कारण और प्रभाव, कैजुअलिटी, एक के बाद एक घटना देखकर कारण मान लेना। X, बारिश आई, ट्रैफिक जाम, लेट ऑफिस। एसोसिएशन मशीन की समस्याएं: ओवर कॉन्फिडेंस, जब दिमाग तेजी से जुड़ाव बनाता है तो हमें लगता है कि हम सब कुछ सही समझ रहे हैं, लेकिन यह भ्रम होता है। स्टेरियोटाइप्स और बियासेस, जुड़ाव से ही पूर्वाग्रह बनते हैं। जैसे अगर कोई अमीर है तो हम मान लेते हैं कि वो बुद्धिमान भी होगा, जो जरूरी नहीं। इल्यूशंस ऑफ कोहेरेंस, दिमाग सोचता है कि सब कुछ सही से जुड़ा है, इसलिए वो कहानी गढ़ लेता है, भले ही सभी तथ्यों की जानकारी न हो। इस अध्याय से मुख्य सीख: 1. सिस्टम एक लगातार चीजों के बीच संबंध बनाता है, चाहे वो सही हो या नहीं। 2. ये प्रक्रिया तेज होती है, लेकिन कई बार गुमराह कर देती है। 3. इन मानसिक जोड़तोड़ों से ही भ्रम, गलत निष्कर्ष और पूर्वाग्रह पैदा होते हैं। 4. सच में सोचने के लिए हमें सिस्टम 2 को एक्टिव करना होता है, ताकि हम जांचें, न कि बस जोड़े। निष्कर्ष:
आपका दिमाग एक जोड़ने वाली मशीन है जो लगातार चीजों को एक दूसरे से जोड़ रहा है। इसलिए अगर आप सही निर्णय लेना चाहते हैं तो आपको उन जोड़तोड़ों की सच्चाई पर सवाल उठाना होगा और सिस्टम 2 की शक्ति को इस्तेमाल करना होगा। अध्याय 8, जल्द निष्कर्ष निकालने वाली मशीन। सिस्टम एक यानी हमारा तेज सोचने वाला हिस्सा हर बार एक ही काम करता है। देखो, समझो, निष्कर्ष निकालो, और ये सब वो बिजली की रफ्तार से करता है। लेकिन दिक्कत यह है कि सिस्टम एक अक्सर गलत निष्कर्ष निकालता है क्योंकि वो तथ्यों की जांच नहीं करता। सिस्टम एक कैसे काम करता है? 1. तेज निष्कर्ष। कोई चेहरा देखा, अच्छा या बुरा तय कर लिया। कोई बात सुनी, तुरंत भरोसा कर लिया। 2. कम जानकारी, ज्यादा विश्वास। सिस्टम 1 को जितनी जानकारी मिलती है उसी से वो पूरी कहानी बना लेता है। उदाहरण, अगर कोई कहे राहुल बहुत स्मार्ट है क्योंकि वो IITian है, सिस्टम एक तुरंत मान लेगा कि राहुल हर चीज में होशियार होगा, जबकि असल में वो हो सकता है सिर्फ एक सब्जेक्ट में अच्छा हो। कहनेमान इस आदत को कहते हैं वाइसियाटी, वॉट यू सी इज ऑल देयर इज। जो दिख रहा है बस वही पूरी सच्चाई है। दिमाग ऐसा मान लेता है। इसका मतलब सिस्टम एक जो देखता है उसी पर भरोसा करता है। वो जो छिपा है या अनुपस्थित है उस पर ध्यान ही नहीं देता। कुछ आम गलतियां जो हम करते हैं। 1. हेलो इफेक्ट। किसी एक अच्छे गुण को देखकर पूरी छवि बना लेना। X, अच्छा दिखता है, अच्छा इंसान होगा। 2. जंपिंग टू कंक्लूजन्स। जल्दी निर्णय ले लेना। X, किसी को अंग्रेजी बोलते सुनकर मान लेना कि वो पढ़ा लिखा और समझदार है। 3. कन्फर्मेशन बायस। जो पहले से हम मानते हैं उसी के पक्ष में सबूत ढूंढना। सिस्टम 1 की ये आदतें कब खतरनाक होती हैं? जब हम इंटरव्यू ले रहे हों, निवेश का निर्णय ले रहे हों, किसी को जज कर रहे हों, सोशल मीडिया पोस्ट पर विश्वास कर रहे हों। तथ्य, सिस्टम 1 को थोड़ी सी जानकारी मिले वो पूरा निर्णय बना लेता है। सिस्टम 2 उसे चुनौती नहीं देता जब तक हम सच में सतर्क न हों। इस अध्याय से मुख्य सीख। 1. सिस्टम एक जल्दी निष्कर्ष निकालता है जो कई बार गलत होते हैं। 2. हम जो देख रहे हैं वही पूरी सच्चाई नहीं होती। 3. हमें सिस्टम 2 को एक्टिव करना होगा ताकि हम गहराई से सोच सकें। 4. सोशल मीडिया, इंटरव्यू या बिजनेस में फैसले लेते वक्त सावधान रहना जरूरी है। निष्कर्ष, आपका दिमाग एक जल्द निष्कर्ष निकालने वाली मशीन है। अगर आप सच में समझदारी से निर्णय लेना चाहते हैं तो हर चीज को 2 बार परखिए और सोचिए कि क्या सिस्टम एक आपको भ्रमित तो नहीं कर रहा। अध्याय 9, आसान सवाल का जवाब देना। हमारा सिस्टम एक सिर्फ तेज नहीं है बल्कि चालाक भी है, शॉर्टकट लेता है। जब कोई कठिन सवाल पूछा जाता है और जवाब देना मुश्किल हो तो सिस्टम एक वो सवाल बदल देता है और एक आसान सवाल का जवाब दे देता है। हमें लगता है कि हम उसी सवाल का जवाब दे रहे हैं, लेकिन असल में नहीं। कठिन सवाल बनाम आसान सवाल। उदाहरण 1, कठिन सवाल, क्या आप इस उम्मीदवार को संसद में चुनना चाहेंगे? सिस्टम 1 का आसान सवाल, क्या ये व्यक्ति मुझे पसंद है? अब आप उसका व्यवहार, कपड़े, मुस्कान, बोलने का तरीका देखकर जवाब देंगे, ना कि उसके विचारों या काबिलियत को ध्यान में रखकर। उदाहरण 2, कठिन सवाल, क्या मैं इस कंपनी में निवेश करूं? सिस्टम 1 का आसान सवाल, क्या इस कंपनी का नाम अच्छा लगता है? क्या वेबसाइट सुंदर है? नतीजा, आप ब्रांडिंग या भावनाओं के आधार पर फैसला करते हैं, ना कि डेटा, प्रॉफिट या मार्केट ट्रेंड देखकर। इस प्रक्रिया को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन, स्थानापन्न करना। जब भी सिस्टम 1 को कोई सवाल कठिन लगता है तो वो बिना बताए उसकी जगह आसान सवाल पूछता है और तुरंत जवाब देता है। सब्स्टिट्यूशन से पैदा होने वाली समस्याएं। 1. इमोशनल डिसीजन मेकिंग। आप भावना के आधार पर निर्णय लेते हैं।
तर्क के आधार पर नहीं। 2. ओवर कॉन्फिडेंस। आपको लगता है कि आपने सोच समझकर जवाब दिया है, लेकिन असल में वो सिर्फ एक भावनात्मक प्रतिक्रिया थी। 3. बायस एंड ह्यूरिस्टिक्स। आप अनजाने में स्टीरियोटाइप और शॉर्टकट्स का शिकार हो जाते हैं। सिस्टम 2 की जिम्मेदारी क्या है? सिस्टम 2 को सच में सोचना चाहिए, लेकिन वो अक्सर सिस्टम 1 पर भरोसा कर लेता है और उसके द्वारा दिए गए आसान जवाब को ही सच मान लेता है। समस्या, हमें पता ही नहीं चलता कि हम गलत सवाल का जवाब दे रहे हैं। इस अध्याय से मुख्य सीख: 1. जब सवाल कठिन होता है तो सिस्टम एक उसकी जगह एक आसान सवाल रख देता है। 2. हम बिना जाने उस आसान सवाल का जवाब दे देते हैं और सोचते हैं कि हम सही सोच रहे हैं। 3. इस आदत से हमारे निर्णय भटक सकते हैं, खासकर निवेश, चुनाव या व्यक्तिगत फैसलों में। 4. हमें चेतन रहना चाहिए और सिस्टम 2 को सक्रिय करना चाहिए ताकि हम समझ सके कि असल सवाल क्या है। निष्कर्ष: अगर आप सोचते हैं कि आपने किसी सवाल का जवाब सोच समझ कर दिया है, तो एक बार फिर सोचिए, कहीं आपने असल सवाल को आसान बनाकर तो नहीं जवाब दिया? यही मानसिक शॉर्टकट आपकी सोच को सीमित कर सकते हैं। अध्याय 10: छोटे आंकड़ों का भ्रम, द लॉ ऑफ स्मॉल नंबर्स। हम इसे ज्यादातर लोग मानते हैं कि अगर हम किसी चीज का थोड़ा सा डेटा देख लें, तो उससे हम पूरे सिस्टम, कंपनी या इंसान के बारे में निष्कर्ष निकाल सकते हैं। लेकिन यही हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। सिस्टम 1 क्या करता है? सिस्टम 1 को जब थोड़ी सी जानकारी मिलती है, तो वो तुरंत एक कहानी बना लेता है और पूरी पिक्चर को समझ लेने का दावा करता है। ये एक खतरनाक भ्रम है। उदाहरण: 1. सिर्फ 5 छात्रों की परफॉर्मेंस देखकर स्कूल की गुणवत्ता तय करना। अगर किसी स्कूल के सिर्फ 5 बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर किया, तो सिस्टम 1 मान लेता है कि पूरा स्कूल अच्छा है, लेकिन ये 5 बच्चे अपवाद हो सकते हैं। छोटे नमूने हमेशा ज्यादा उतार चढ़ाव दिखाते हैं। 2. स्टार्टअप के शुरुआती ग्रोथ आंकड़े देखकर उसमें निवेश करना। कई बार स्टार्टअप शुरू में बहुत तेजी से बढ़ता है। सिस्टम 1 कहता है, ये कंपनी बड़ी बनेगी, लेकिन छोटे डेटा सेट का मतलब ये नहीं कि ट्रेंड स्थायी है। काहनमैन का कहना है, छोटे सैंपल हमेशा ज्यादा उतार चढ़ाव दिखाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वे पूरी तस्वीर का सही प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारी सोच की गड़बड़ी। 1. रिप्रेजेंटेटिवनेस ह्यूरिस्टिक। हम मान लेते हैं कि छोटा हिस्सा पूरे समूह का सही प्रतिनिधि है। जैसे अगर आपने किसी शहर में 2 अच्छे लोग देखे, तो आप मान लेंगे कि पूरा शहर अच्छा है। 2. ओवर कॉन्फिडेंस इन पैटर्न्स। हम छोटे डेटा से पैटर्न ढूंढ लेते हैं और उस पर भरोसा भी कर लेते हैं। जैसे अगर आपने 2 बार एक शेयर में मुनाफा कमाया, तो आप मान लेंगे कि आप अब ट्रेडिंग एक्सपर्ट हैं। इस अध्याय की सीख: 1. छोटे आंकड़ों से निष्कर्ष निकालना खतरनाक है। 2. सिस्टम एक तुरंत निष्कर्ष बनाता है, लेकिन वो अक्सर अधूरी जानकारी पर आधारित होते हैं। 3. हमें बड़े डेटा सेट, लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स और गहराई से विश्लेषण करना चाहिए। 4. सिस्टम 2 को एक्टिव करना जरूरी है, खासकर तब जब फैसला बड़ा हो। रियल लाइफ में कहाँ सावधान रहें? बिजनेस के छोटे उदाहरणों से रणनीति न बनाएं। बच्चों की परफॉर्मेंस पर स्कूल न जज करें। शुरुआती सफलता को आखिरी जीत न माने। कम रिव्यू देखकर प्रोडक्ट न खरीदे। निष्कर्ष: छोटा सैंपल हमेशा धोखा दे सकता है। अगर आप सोचते हैं कि थोड़ी जानकारी काफी है, तो रुकिए, सोचिए और पूरा डेटा देखिए। सिस्टम 2 को काम पर लगाइए, तभी निर्णय मजबूत और टिकाऊ होंगे। अध्याय 11: एंकरिंग इफेक्ट, एंकरिंग इफेक्ट। जब हमें कोई निर्णय लेना होता है, जैसे कि कीमत तय करना, अनुमान लगाना, किसी वस्तु का मूल्य आंकना, तो हमारा दिमाग अनजाने में एक शुरुआती संख्या या जानकारी को पकड़ लेता है। उसे कहते हैं एंकर, और वही हमारी सोच की दिशा तय कर देता है। एंकर का असर कैसे होता है? सिस्टम एक उस शुरुआती संख्या को पकड़ लेता है
और उसी के आसपास अनुमान लगाने लगता है। सिस्टम 2 अगर सतर्क न हो तो वो उसी एंकर के इर्द गिर्द रुक जाता है। उदाहरण 1, दुकान में डिस्काउंट। मान लीजिए एक जैकेट की कीमत लिखी है 5,000 रुपए, अब सिर्फ 2,999 रुपए। सिस्टम एक 5,000 रुपए को एंकर बना लेता है और 2,999 रुपए देखकर आपको लगता है बड़ी बचत हो गई। लेकिन शायद उस जैकेट की असली वैल्यू 1,500 रुपए ही है। उदाहरण 2, सवाल पूछना। अगर आपसे पूछा जाए, क्या गांधी जी 144 साल से जिंदा थे जब उनकी मृत्यु हुई? अब आपसे पूछा जाए, गांधी जी की मृत्यु किस उम्र में हुई? ज्यादातर लोग इस सवाल का जवाब 100 के आसपास देंगे, क्योंकि पहले सवाल ने एक एंकर डाल दिया। क्यों होता है ऐसा? एंकरिंग का कारण है सिस्टम 1 का सहज अनुमान लगाने वाला स्वभाव और सिस्टम 2 का आलसीपन या निष्क्रियता। सिस्टम 1 जल्दी से एक अनुमान लगाता है और सिस्टम 2 उसे चुनौती नहीं देता। एंकरिंग की 2 मुख्य प्रक्रिया। 1, प्राइमिंग, पूर्व संकेत देना। आपका दिमाग उस संख्या को सोचकर अन्य विचारों को उसी दिशा में मोड़ देता है। 2, एडजस्टमेंट, समायोजन। जब आप कोई अनुमान लगाते हैं तो आप शुरुआत उसी एंकर से करते हैं और धीरे धीरे समायोजन करते हैं, लेकिन अक्सर पर्याप्त बदलाव नहीं करते। एंकरिंग कहाँ धोखा देता है? नेगोशिएशन में मूल भाव, प्रॉपर्टी या प्रोडक्ट की प्राइसिंग, कोर्टरूम में जुर्माना तय करने में, सैलरी बातचीत में, शेयर बाजार में अनुमान लगाने में। इस अध्याय की सीख। 1, एंकर्स हमारी सोच को चुपचाप प्रभावित करते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। 2, कोई भी संख्या या विचार अगर पहले आया है तो वो बाद के निर्णयों को मोड़ देता है। 3, सिस्टम 2 को जागरूक रहना चाहिए और हर एंकर को जांचना चाहिए, क्या वो वाकई प्रासंगिक है? 4, किसी एंकर को देखकर तुरंत प्रतिक्रिया न दें, पहले सोचें, विश्लेषण करें, फिर निर्णय लें। निष्कर्ष, जब भी आप किसी संख्या के प्रभाव में कोई निर्णय लेने लगे तो खुद से पूछिए, क्या मैं इस संख्या के कारण गुमराह तो नहीं हो रहा? सिस्टम 2 को जागो, क्योंकि एंकरिंग इंसान को सबसे चुपचाप धोखा देने वाली मानसिक चाल है। अध्याय 12, उपलब्धता की मानसिकता, अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। जब हमें किसी चीज की संभावना या महत्व का अनुमान लगाना होता है तो हम पूछते हैं, क्या मुझे इससे जुड़ा उदाहरण याद आता है? अगर जवाब है तो हम मान लेते हैं कि वह चीज आम है, खतरनाक है या महत्वपूर्ण है। यही है अवेलेबिलिटी बायस। सिस्टम 1 का खेल। सिस्टम 1 बहुत तेज है, वो तुरंत याद करता है कि उस विषय पर आपके अनुभव क्या है, आपने क्या सुना है, क्या देखा है, लेकिन ये सिर्फ कितना याद आता है उस पर आधारित होता है, न कि सच्चाई कितनी है उस पर। उदाहरण 1, न्यूज और डर। अगर टीवी पर रोज चोरी, रेप, हत्या की खबरें दिखाई जाएं, तो आप मानने लगते हैं कि देश बहुत असुरक्षित है, जबकि आंकड़े कुछ और कह सकते हैं। आपका दिमाग वो याद कर रहा है जो सबसे अधिक दिखाई दिया। उदाहरण 2, प्लेन क्रैश बनाम कार एक्सीडेंट। आपने हाल ही में प्लेन क्रैश की खबर सुनी, अब आप हवाई यात्रा से डरने लगते हैं, जबकि वास्तविकता में प्लेन क्रैश की संभावना बहुत कम है, कार एक्सीडेंट की संभावना बहुत ज्यादा है। लेकिन प्लेन क्रैश की खबर असाधारण और आसान से याद रहने वाली होती है, इसलिए दिमाग को वही सच्चाई लगती है। अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक कैसे निर्णय को प्रभावित करती है? हम उसी जानकारी को ज्यादा महत्व देते हैं जो आसानी से दिमाग में आती है, कठिनाई से याद आने वाली जानकारी को कम महत्व देते हैं, भले ही वो ज्यादा सटीक हो। अवेलेबिलिटी बायस के खतरे। 1, लोग सामान्य घटनाओं को अनदेखा कर देते हैं और दुर्लभ घटनाओं से डरने लगते हैं। 2, निवेश में लोग उस शेयर को चुनते हैं जो हाल में चर्चा में रहा हो। 3, बीमारी या स्वास्थ्य के बारे में हम हाल ही में सुनी बातों पर यकीन कर लेते हैं। इमोशन और अवेलेबिलिटी का रिश्ता। हमारी भावनाएं भी इस ह्यूरिस्टिक को और मजबूत कर देती है।
जैसे अगर किसी चीज से हम भावनात्मक रूप से प्रभावित हैं, तो वो ज्यादा जल्दी याद आती है और हमें लगता है वो ज्यादा सामान्य है। इस अध्याय की सीख: 1. दिमाग वो चीज ज्यादा महत्वपूर्ण मानता है जो जल्दी याद आती है। ये सही तरीका नहीं है। 2. सिस्टम एक हमेशा सबसे हालिया, भावनात्मक या डरावनी चीज को ज्यादा महत्व देता है। 3. हमें सिस्टम 2 को एक्टिव करना चाहिए और पूछना चाहिए, क्या मैं सही आंकड़ों पर सोच रहा हूं या सिर्फ याददाश्त पर? रियल लाइफ में कहाँ ध्यान दें? न्यूज देखकर देश की हालत का अनुमान न लगाएं। डरावनी घटनाओं के बाद तुरंत निष्कर्ष न बनाएं। हाल ही में किसी की बीमारी सुनकर खुद पर शक न करें। निवेश या खर्च करते समय ठंडे दिमाग से सोचें। निष्कर्ष: जो याद आता है वही सच नहीं होता। अगर आप अपने निर्णयों को सिर्फ इस आधार पर ले रहे हैं कि मुझे ये जल्दी याद आया, तो रुकिए, सिस्टम 2 को जगाइए और पूछिए, क्या ये सच में सामान्य है या बस मेरे दिमाग का भ्रम? अध्याय 13: उपलब्धता, भावना और जोखिम। डैनियल कहनमैन बताते हैं कि इंसान का दिमाग कोई कंप्यूटर नहीं है। हमारा दिमाग भावनाओं से संचालित होता है। हम कोई घटना या स्थिति कितनी जोखिम भरी है, ये तय करने में हमारी भावनाएं और याददाश्त सबसे ज्यादा भूमिका निभाती है। अवेलेबिलिटी प्लस इमोशन गलत निर्णय: जब कोई डरावनी, दुखद या भावनात्मक घटना हमारे सामने आती है, तो वो घटना हमारे दिमाग में बहुत गहराई से बैठ जाती है। इससे हम मान लेते हैं कि ये घटना बार बार होती है, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, भले ही आंकड़ों में उसका खतरा बहुत ही कम हो। उदाहरण: आतंकवाद बनाम दिल की बीमारी। लोग आतंकवादी हमलों से ज्यादा डरते हैं, लेकिन दिल की बीमारी से मरने वालों की संख्या कहीं ज्यादा है। कारण: आतंकवाद की खबरें इमोशनल प्लस अवेलेबल होती है। दिल की बीमारी के केस सुनाई नहीं देते। इमोशन ड्रिवन रिस्क असेसमेंट: इंसान की प्रवृत्ति होती है, अगर मुझे डर लग रहा है तो खतरा असली है, पर असल में ये गलतफहमी है। जो चीज ज्यादा डरावनी या भावनात्मक लगती है वही ज्यादा खतरनाक लगती है। अफेक्ट ह्यूरिस्टिक: भावना से सोचने की प्रवृत्ति। अफेक्ट ह्यूरिस्टिक एक मानसिक शॉर्टकट है जिसमें लोग अपने फैसले तथ्यों की जगह भावनाओं पर लेते हैं। उदाहरण: कोई दवाई का नाम सुना है कि उसमें साइड इफेक्ट्स हैं, अब आप उससे डरते हैं, भले ही उसका फायदा ज्यादा हो। कोई टेक्नोलॉजी आपको खतरनाक लगती है क्योंकि आपने एक बुरा किस्सा सुन रखा है। भावना बनाम आंकड़े: घटना भावनात्मक प्रभाव वास्तविक जोखिम। प्लेन क्रैश बहुत ज्यादा बहुत कम, सड़क दुर्घटना कम बहुत ज्यादा, शार्क अटैक बहुत डरावना बहुत ही दुर्लभ, सिगरेट पीना धीरे धीरे मारता है सबसे ज्यादा जानलेवा। लेकिन हम सोचते क्या है? जो डराता है वो खतरनाक है। सिस्टम 2 का रोल: सिस्टम 2 को इस जाल को समझना होता है। हमें पूछना चाहिए, क्या ये डर मेरी सोच बना रहा है या सचमुच आंकड़े? क्या मैं जो देखा सुना उसी से निर्णय ले रहा हूं? इस अध्याय की सीख: 1. हम जोखिम का आकलन तथ्यों से नहीं, भावनाओं से करते हैं। 2. मीडिया और डरावनी खबरें हमारी सोच को बदल देती है। 3. असली खतरे अक्सर अनदेखे रह जाते हैं क्योंकि वे रोमांचक नहीं होते। 4. हमें सीखना चाहिए कि डर और वास्तविकता में फर्क करना जरूरी है। 5. सिस्टम 2 को जागरूक बनाकर ही हम सही निर्णय ले सकते हैं। निष्कर्ष: जो डराता है वो जरूरी नहीं कि ज्यादा खतरनाक हो। हमारे डर, मीडिया की खबरें और भावनाएं मिलकर हमें भ्रमित करती है। हमें चाहिए कि हम तथ्यों को देखें, भावनाओं से नहीं, तभी हम असली जोखिम को समझ पाएंगे। अध्याय 14: टॉम डब्ल्यूएस स्पेशलिटी, संभावना बनाम स्टीरियोटाइप। इस अध्याय में डैनियल कहनमैन ने एक दिलचस्प एक्सपेरिमेंट का जिक्र किया, जिसमें एक काल्पनिक व्यक्ति टॉम डब्ल्यू के बारे में एक छोटी सी प्रोफाइल दी गई। फिर लोगों से पूछा गया, आपके हिसाब से टॉम किस विषय में ग्रेजुएट है? टॉम डब्ल्यू की प्रोफाइल: थोड़ा अंतर्मुखी, इंट्रोवर्ट, तर्क
और विश्लेषण पसंद करता है। कभी कभी अजीब मजाक करता है। बहुत ज्यादा सामाजिक नहीं है। अब विकल्प थे: 1. कंप्यूटर साइंस, 2. इंजीनियरिंग, 3. बायोलॉजी, 4. बिजनेस, 5. मानविकी ह्यूमैनिटीज, 6. शिक्षा। लोगों ने क्या कहा? ज्यादातर लोगों ने जवाब दिया, टॉम कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग का छात्र होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने टॉम की प्रोफाइल को उस विषय के स्टीरियोटाइप से मिला दिया। यानी उन्होंने बेस रेट, यानी कितने लोग वास्तव में उस विषय में होते हैं, को नजरअंदाज कर दिया। यह है रिप्रेजेंटेटिवनेस ह्यूरिस्टिक। हम किसी इंसान की कुछ आदतें देखकर यह तय कर लेते हैं कि वो किस ग्रुप में आता है, बिना ये देखे कि वास्तव में कितने प्रतिशत लोग उस ग्रुप में होते हैं। उदाहरण: अगर कोई बहुत अच्छा बोलता है तो हम सोचते हैं ये तो जरूर नेता होगा, भले ही ऐसा हो या न हो। बेस रेट नेग्लेक्ट, मूल आंकड़ों की अनदेखी, ये एक आम गलती है जब हम स्टीरियोटाइप के चक्कर में मूल आंकड़ों को भूल जाते हैं। असल में मान लीजिए कि यूनिवर्सिटी में केवल 5% छात्र कंप्यूटर साइंस के हैं, लेकिन 40% मानविकी के छात्र हैं। तब भी लोग टॉम को कंप्यूटर साइंस से जोड़ते हैं, क्योंकि उसकी प्रोफाइल उस इमेज से मेल खाती है। सिस्टम 1 की गलती। सिस्टम 1 फटाफट निर्णय लेता है, ये आदमी ऐसा दिखता है, इसका मतलब यही होगा। सिस्टम 2 को चाहिए कि वो पूछे, क्या मैंने आंकड़ों को देखा? क्या मैं स्टीरियोटाइप से बहक तो नहीं गया? इस अध्याय की सीख: 1. हम इंसानों को स्टीरियोटाइप के आधार पर जज करते हैं। 2. हम अक्सर बेस रेट यानी वास्तविक आंकड़ों को नजरअंदाज करते हैं। 3. इससे हमारे निर्णय भ्रामक और गलत साबित हो सकते हैं। 4. हमें सिस्टम 2 से सवाल पूछने की आदत डालनी होगी, क्या मैं आंकड़ों के हिसाब से सोच रहा हूं? 5. सिर्फ प्रोफाइल देखकर निष्कर्ष न निकालें। निष्कर्ष: टॉम डब्ल्यू एक प्रतीक है उस सोच का जिसमें हम इंसानों को एक फ्रेम में ढालकर आंकते हैं, बिना ये देखे कि असल दुनिया में चीजें कितनी जटिल और विविध होती है। अध्याय 15: लिंदा, लेस इज मोर, संयोजन भ्रांति का भ्रम। इस अध्याय में डैनियल कहानमैन एक बहुत मशहूर उदाहरण देते हैं, जिसमें एक महिला लिंदा की प्रोफाइल दी जाती है और एक सवाल पूछा जाता है। लिंदा की प्रोफाइल: 31 वर्ष की अविवाहित महिला, तेज बुद्धि वाली, दार्शनिक विषयों में गहरी रुचि, कॉलेज में भेदभाव और सामाजिक न्याय के आंदोलन में सक्रिय, शांतिपूर्ण प्रदर्शन और नारीवाद से जुड़ी। प्रश्न: लिंदा के बारे में कौन सा कथन अधिक संभावित है? लिंदा एक बैंक टेलर है। बी, लिंदा एक बैंक टेलर है और नारीवादी भी है। लोगों का उत्तर: बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने ऑप्शन बी को चुना, लेकिन यह गणितीय रूप से गलत है। कॉन्जंक्शन फैलेसी, संयोजन भ्रांति। गणित और लॉजिक कहते हैं कि किसी व्यक्ति के सिर्फ बैंक टेलर होने की संभावना हमेशा ज्यादा होती है उससे कि वो बैंक टेलर प्लस कुछ और, जैसे नारीवादी, हो। यानी पी, लिंदा बैंक टेलर, पी, लिंदा बैंक टेलर प्लस नारीवादी। लेकिन सिस्टम 1 को लिंदा की प्रोफाइल इतनी नारीवादी जैसी लगती है कि वह और को ज्यादा संभावित मान लेता है। सिस्टम 1 की गलती। सिस्टम एक कहानी बना लेता है। लिंदा समाज सेवी है, विचारशील है, तो जरूर नारीवादी भी होगी। और इस कहानी में बैंक टेलर प्लस नारीवादी ज्यादा फिट होता है। लेकिन सिस्टम 2 जानता है कि अधिक विवरण कम संभावना। जितना विवरण जोड़ते हैं, संभावना घटती है। ये गलती हम कहाँ करते हैं? 1. निवेश में। ये स्टॉक एक टेक कंपनी है और एआई में भी काम करती है, लोग इसे ज्यादा संभावित मानते हैं। 2. लोगों को जज करने में। वो लड़का कोडर है और गिटार भी बजाता है, लगता है ऐसा होना आम है, जबकि नहीं। 3. मेडिकल केस में। वो महिला डॉक्टर है और योगा ट्रेनर भी है, लगता है ज्यादा संभावना है, लेकिन ये संयोजन है। इस अध्याय की सीख: 1. अधिक डिटेल्स होने का मतलब ये नहीं कि वो ज्यादा सच्चा या संभावित है। 2.
हमारे दिमाग को सुंदर और पूरी कहानी पसंद है, लेकिन ये भ्रम पैदा करती है। 3. सिस्टम 2 को एक्टिव करना जरूरी है जब विवरण ज्यादा हो रहे हों। 4. याद रखें, लेस इज मोर, यानी कम जानकारी, ज्यादा संभावना। निष्कर्ष: लिंदा की कहानी हमें एक बड़ी सच्चाई दिखाती है। हम सच्चाई की जगह सुंदर कहानी को चुनते हैं, पर ज्ञान और विवेक इसमें है कि हम भावनाओं से नहीं, तर्क से सोचें। अध्याय 16, कॉजेस ट्रम्प स्टैटिस्टिक्स। कहानी बनाम आंकड़े। कहानी ज्यादा असर करती है बनिस्बत आंकड़ों के। जब हम किसी चीज का एक कारण जानते हैं तो हम उस पर ज्यादा भरोसा करने लगते हैं, भले ही हमारे पास उसके खिलाफ आंकड़े हों। उदाहरण के लिए, अगर आपको पता चले कि किसी छात्र का आईक्यू बहुत हाई है और वो 10 घंटे पढ़ाई करता है, आप मान लेंगे कि वो टॉप करेगा, भले ही आंकड़े कहें कि आईक्यू और सफलता में बहुत कम संबंध होता है। कारणवादी सोच, कॉजल थिंकिंग। सिस्टम 1 को कहानी सुनना पसंद है। अगर किसी जानकारी के पीछे एक क्यों जुड़ जाए तो सिस्टम 1 उसे सच्चा मानने लगता है। उदाहरण, वो गरीब है क्योंकि उसके मां बाप अनपढ़ है। एक कारण मिल गया, अब कहानी वाजिब लगने लगी। लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर चीज के पीछे एक ही कारण हो। असल दुनिया जटिल और बहुकारणीय, मल्टी कॉजल होती है। सिस्टम 1 वर्सेस सिस्टम 2 यहां कैसे सोचते हैं? सिस्टम कैसे सोचता है? सिस्टम 1 एक कहानी बनाता है, ये हुआ क्योंकि वो हुआ। सिस्टम 2 आंकड़े देखता है, क्या सबके साथ ऐसा हो रहा है? स्टैटिस्टिकल बेस रेट को कैसे नजरअंदाज किया जाता है? मान लीजिए 1000 लोगों में से 995 लोग किसान हैं और 5 लोग लाइब्रेरियन हैं। अब एक व्यक्ति का विवरण सुनाते हैं, बहुत शांत, पढ़ाकू, किताबें पसंद करता है। लोग कहेंगे ये तो लाइब्रेरियन है, लेकिन स्टैटिस्टिकली वो किसान होने की संभावना ज्यादा है। क्यों ये समस्या है? हम निर्णय करते हैं कहानियों की सुनवाई पर, ना कि संख्या की सच्चाई पर। इससे हमारे निर्णय भावनात्मक और गलत हो सकते हैं। उदाहरण, कोई डॉक्टर एक मरीज की प्रोफाइल देखकर अनुमान लगाता है कि उसे यही बीमारी है, जबकि आंकड़े कुछ और कहते हैं। इस अध्याय की सीख: 1. सिस्टम 1 को कहानी पसंद है, आंकड़े नहीं। 2. हमें अपनी सोच को आंकड़ों और वास्तविकताओं से जोड़ना होगा। 3. कभी भी कारण मिलने से संतुष्ट न हो, बेस रेट्स जरूर देखें। 4. कहानियां इंसान को जोड़ती है, लेकिन निर्णय लेने में सावधानी जरूरी है। 5. स्टैटिस्टिकल एविडेंस हमेशा ज्यादा विश्वसनीय होता है। निष्कर्ष: कहानियां दिल को छूती है, लेकिन आंकड़े सच बताते हैं। अगर आप जीवन में बेहतर निर्णय लेना चाहते हैं तो सिस्टम 1 की कहानी से हटिए और सिस्टम 2 की आंकड़ों की भाषा अपनाइए। अध्याय 17, रिग्रेशन टू द मीन, औसत की ओर लौटना। क्या होता है रिग्रेशन टू द मीन? जब कोई व्यक्ति या घटना बहुत अच्छा या बहुत खराब प्रदर्शन करती है तो अगली बार उसका प्रदर्शन अक्सर सामान्य औसत के करीब होता है। उदाहरण, अगर एक छात्र ने परीक्षा में बहुत अच्छा स्कोर किया, अगली बार उसका स्कोर थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कम मेहनत कर रहा है। ये एक प्राकृतिक सांख्यिकीय नियम है जिसे हम अक्सर गलत व्याख्या कर देते हैं। उदाहरण, इजरायली पायलट ट्रेनिंग। कहनेमान बताते हैं कि जब उन्होंने इजराइल की वायुसेना में पायलट ट्रेनिंग कोचिंग पर काम किया तो उन्हें एक भ्रम देखने को मिला। जब किसी पायलट ने उड़ान में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया तो अगली बार उसका प्रदर्शन गिर गया, और जब किसी ने बहुत खराब प्रदर्शन किया तो अगली बार वो बेहतर हो गया। इंस्ट्रक्टर सोचते थे, अच्छा प्रदर्शन घमंड आया इसलिए गिरावट, बुरा प्रदर्शन डांट का असर इसलिए सुधार, लेकिन असल में ये केवल औसत की ओर वापसी थी। सिस्टम 1 की गलती। सिस्टम 1 को यह बात समझ नहीं आती कि चीजें
अपने आप भी औसत की ओर लौटती है। वो सोचता है कि हर बदलाव का कारण होता है। अगर आप गोल्फ खेलते हैं और आज आपका बहुत अच्छा स्कोर है, सिस्टम एक कहेगा तू फॉर्म में है, लेकिन असल में अगली बार स्कोर शायद थोड़ा खराब होगा, क्योंकि आपने इस बार औसत से ऊपर परफॉर्म किया था। रिग्रेशन का असर कहाँ कहाँ दिखता है? 1. स्टूडेंट्स का प्रदर्शन। टॉपर छात्र का अगला स्कोर अक्सर थोड़ा गिरता है। 2. खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस। एक दिन 5 छक्के मारने वाला प्लेयर अगली बार 0 पर आउट हो सकता है। 3. बीमारी और इलाज। कुछ इलाजों के बाद सुधार इसलिए दिखता है क्योंकि मरीज का बुरा समय खत्म हो रहा था, ना कि इलाज बहुत कारगर था। 4. बिजनेस में। एक तिमाही में जब सेल्स बहुत बढ़ जाती है, अगली बार वे घट सकती है। इस अध्याय की सीख। 1. हर उतार चढ़ाव का मतलब ये नहीं कि कोई कारण है। 2. सिस्टम एक को हर बदलाव के पीछे कहानी चाहिए, लेकिन कई बार ये सिर्फ संयोग होता है। 3. औसत की ओर वापसी एक शक्तिशाली प्राकृतिक नियम है। इसे समझना निर्णय में मदद करेगा। 4. डांट फटकार या इनाम का असर हर बार नहीं होता। बहुत बार सुधार या गिरावट केवल रिग्रेशन होती है। निष्कर्ष। रिग्रेशन टू द मीन एक ऐसा नियम है जो हमें सिखाता है कि हर चोटी के बाद घाटी आती है और हर बुरे दौर के बाद सामान्य स्थिति लौटती है। हमें इस भ्रम से बचना चाहिए कि हर बदलाव के पीछे किसी एक्शन का असर है। कई बार ये केवल प्राकृतिक सांख्यिकीय झुकाव होता है। अध्याय 18। टेमिंग इंट्यूटिव प्रेडिक्शंस। सहज पूर्वानुमानों को नियंत्रित करना। समस्या। हमारी भविष्यवाणियां क्यों गलत होती हैं? जब हम किसी चीज का अंदाजा लगाते हैं, जैसे किसी छात्र के मार्क्स, स्टार्टअप की सफलता या किसी खिलाड़ी के प्रदर्शन का अनुमान, तो हम अपने अंदर के सिस्टम एक से गाइड होते हैं। सिस्टम एक तुरंत कहता है, मुझे लगता है ये टॉपर बनेगा, इस कंपनी का तो आईपीओ बूम करेगा। लेकिन ये अनुमान अक्सर भावनाओं, कहानियों और पूर्व धारणा पर आधारित होते हैं, ना कि आंकड़ों या यथार्थ पर। कैसे होती है गलती? हम ये मान लेते हैं कि अगर कोई चीज अब तक सफल रही है तो आगे भी वैसी ही रहेगी, लेकिन हम रिग्रेशन टू द मीन को नजरअंदाज कर देते हैं। उदाहरण, अगर कोई बच्चा पहले टेस्ट में 95 लाया, हम मान लेते हैं अगली बार भी 95 ही लाएगा, लेकिन ये जरूरी नहीं। अगली बार औसत स्कोर हो सकता है। सॉल्यूशन। इंट्यूटिव प्रेडिक्शन को कैसे सुधारें? कहानी में बताते हैं कि हमें अपने सहज अनुमान को 3 चरणों में सही करना चाहिए। स्टेप 1, बेस रेट को पहचानो। उस ग्रुप का औसत क्या है जिसमें वो इंसान या केस आता है? उदाहरण, अगर कोई कॉलेज ग्रेजुएट की सैलरी का अनुमान लगाना है, तो पहले देखो कि उस कॉलेज से निकलने वाले लोगों की औसतन सैलरी क्या है। स्टेप 2, आपकी जानकारी की विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी। आप उस इंसान या केस को कितना अच्छी तरह जानते हो? अगर जानकारी अधूरी है तो ज्यादा बदलाव मत करो। अगर पक्की जानकारी है तो थोड़ा ऊपर या नीचे जा सकते हो। स्टेप 3, बेस रेट से ज्यादा दूर मत भागो। आपका अनुमान बेस रेट के आसपास होना चाहिए, ना कि उससे बहुत ज्यादा या कम। उदाहरण, अगर औसतन धम्बिये की सैलरी 12 लाख है और कोई बहुत प्रतिभाशाली लग रहा है, तो अनुमान 14 लाख तक जा सकता है, लेकिन सीधे 25 लाख कहना गलत होगा। एक सरल सूत्र। आपका फाइनल अनुमान बेस रेट प्लस आपकी जानकारी की मजबूती अंतर। ये एक वैज्ञानिक और संतुलित तरीका है जिससे भावनात्मक सिस्टम 1 की गलती को सिस्टम 2 सुधारता है। इस अध्याय से सीख। 1. सहज अनुमान अक्सर गलत होते हैं क्योंकि वो भावनाओं पर आधारित होते हैं। 2. सही भविष्यवाणी के लिए पहले बेस रेट को देखना जरूरी है। 3. आपकी जानकारी की मजबूती जितनी कम होगी, उतना कम अनुमान को बदलना चाहिए। 4. सिस्टम 2 के जरिए हम सिस्टम 1 की गलतियों को सुधार सकते हैं। निष्कर्ष। सही अनुमान वही है जो डेटा पर आधारित हो।
ना कि केवल फीलिंग और कहानी पर। इंट्यूशन को नियंत्रित करना यानी सिस्टम 1 और सिस्टम 2 के बीच संतुलन बनाना। अध्याय 19, द इल्यूजन ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी हमें लगता है कि हम दुनिया को समझते हैं, लेकिन असल में यह सिर्फ एक भ्रम, इल्यूजन होता है। कहानी का जाल। कैसे दिमाग धोखा खाता है। हमारे दिमाग को कहानियां पसंद है। जब कोई घटना होती है, जैसे कोई कंपनी बहुत सफल हो जाती है, तो हम उसके पीछे एक कहानी गढ़ लेते हैं। उसके सीईओ बहुत विजनरी थे, उसने बोल्ड डिसीजंस लिए, उसने कल्चर चेंज किया। लेकिन वही कंपनी अगर कुछ साल बाद गिर जाती है, तो हम नई कहानी बना देते हैं। वो अति आत्मविश्वास में आ गया, उसने गलत फैसले लिए, मार्केट को समझ नहीं पाया। यानी एक ही इंसान, एक ही फैसले, लेकिन हमारी कहानियां बदल जाती है। इस भ्रम को कहते हैं नैरेटिव फैलेसी। यानी जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं, तो हम घटनाओं को इस तरह जोड़ते हैं कि सब कुछ तर्कसंगत, लॉजिकल लगे, पर असल में वो सिर्फ रैंडम इवेंट्स होते हैं। उदाहरण, गूगल, एप्पल या फेसबुक की सफलता। हमें लगता है ये सब प्लान के अनुसार हुआ, लेकिन हकीकत में इसमें काफी संयोग, लक, सही समय और बाजार की अनिश्चितता भी शामिल थी। समस्या क्या है? 1, जब हम सोचते हैं कि हमने सब समझ लिया है, तो हम भविष्य की गलत भविष्यवाणी करने लगते हैं। 2, हम अन्य कारणों को नजरअंदाज कर देते हैं, जैसे लक, रैंडमनेस या एक्सटर्नल फैक्टर्स। 3, हम हार को पूरी तरह गलत निर्णय मानते हैं, जबकि कभी कभी अच्छे निर्णय भी बुरे नतीजे दे सकते हैं। हाइंडसाइट बायस, पीछे देखकर समझने का भ्रम। जब कोई घटना घट जाती है, तो हम सोचते हैं, अरे ये तो पहले से साफ था कि ऐसा होगा। लेकिन वो साफ सिर्फ अब लग रहा है, घटना से पहले नहीं था। यही भ्रम हमें ये यकीन दिलाता है कि हम दुनिया को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। क्या करें इस भ्रम से बचने के लिए? 1, कहानियों से सावधान रहें, खासकर उन कहानियों से जो सब कुछ बहुत सुंदर और साफ साफ समझा रही हों। 2, लक और रैंडमनेस की भूमिका को समझें। हर सफलता या असफलता केवल स्किल की वजह से नहीं होती। 3, भविष्य की अनिश्चितता को स्वीकार करें। आप जितना सोचते हैं, दुनिया उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। इस अध्याय से मुख्य सीख, समझ का भ्रम हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है, लेकिन हमें भ्रमित भी करता है। हमें लगता है कि हम जानते हैं क्यों कुछ हुआ, लेकिन असल में हम सिर्फ कहानी बना रहे होते हैं। सच में बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो कहता है, मैं नहीं जानता, मैं सिर्फ अनुमान लगा सकता हूं। अध्याय 20, द इल्यूजन ऑफ वैलिडिटी, वैधता का भ्रम। क्या है यह भ्रम? हमें जब किसी बात पर बहुत भरोसा होता है, तो हम मान लेते हैं कि वो सही ही होगी। लेकिन यह विश्वास अक्सर सिर्फ हमारे कॉन्फिडेंस पर टिका होता है, ना कि सही तथ्यों या आंकड़ों पर। यानी जो बात आत्मविश्वास से कही गई है, वो सच है, ऐसा मानना गलत सोच है। कहनेमान का अनुभव, एक रियल लाइफ उदाहरण। उन्होंने इजरायली आर्मी में एक समय टैलेंट असेसमेंट प्रोग्राम चलाया। वे कैडेट्स का इंटरव्यू लेते थे और तय करते थे कौन अच्छा लीडर बनेगा। लेकिन कई बार जिनके बारे में उन्होंने कहा था ये तो बहुत काबिल है, वो लीडरशिप ट्रेनिंग में फेल हो जाते थे। जबकि जिनके बारे में कहा गया ये ठीक नहीं, वो असाधारण प्रदर्शन कर देते थे। यानी उनकी वैधता वाली राय विश्वसनीय नहीं थी। फिर भी उन्हें अपने फैसलों पर पूरा भरोसा था। इस अध्याय की मुख्य समस्या, 1, हमारा आत्मविश्वास और हमारी भविष्यवाणी की सटीकता अलग अलग चीजें हैं। 2, जब कोई बात लॉजिकली कंसिस्टेंट होती है, यानी उसमें कोई झोल नहीं लगता, तो हम उसे सही मान लेते हैं। 3, लेकिन सच्चाई यह है कि कंसिस्टेंसी का मतलब एक्यूरेसी नहीं होता। सिस्टम 1 की गलती, सिस्टम 1 को पैटर्न्स और कंसिस्टेंसी बहुत पसंद है। उसे लगता है अगर बात स्मूथ लग रही है तो ये सही ही होगी, और यही सोच उसे इल्यूजन में डाल देती है। उदाहरण,
अगर कोई स्टॉक ब्रोकर आपको कहे ये स्टॉक अगले महीने उड़ेगा और उसने आत्मविश्वास से कहा हो, तो आप उस पर भरोसा कर सकते हैं। लेकिन उसका आत्मविश्वास इस बात का प्रमाण नहीं कि वो सही ही होगा। इस अध्याय की मुख्य सीखें। 1. आत्मविश्वास की जगह डेटा को महत्व दें। यकीन मत कीजिए सिर्फ इसलिए कि किसी ने जोर से या पक्का कहा। 2. जो बातें बहुत स्मूथ और कंसिस्टेंट लगे उन पर भी संदेह करें। 3. असली वैधता आंकड़ों और परीक्षणों से मिलती है, न कि सिर्फ अनुभव या गट फीलिंग से। 4. खुद पर संदेह करने की आदत डालिए। ज्यादा यथार्थवादी सोच यहीं से शुरू होती है। निष्कर्ष, हमें खुद पर बहुत भरोसा होता है, पर वो भरोसा कई बार एक भ्रम बन जाता है। कॉन्फिडेंस इज नॉट एक्यूरेसी। सही सोचने के लिए जरूरी है कि हम बोलने वाले के आत्मविश्वास की बजाय उसके सबूतों पर ध्यान दें। अध्याय 21, इंट्यूशंस वर्सेस फॉर्म्यूलाज, अंतर्ज्ञान बनाम गणनात्मक सूत्र। मुख्य सवाल, क्या इंसान का गट फीलिंग या एक्सपीरियंस बेस्ड इंट्यूशन किसी स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला से बेहतर होता है? कहनेमान का जवाब है नहीं। ज्यादातर मामलों में फॉर्मूले जीतते हैं। कई रिसर्च का नतीजा, जहां भी लोगों ने कुछ चीजों की भविष्यवाणी करने की कोशिश की, जैसे कि किसी स्टूडेंट की भविष्य की सफलता, किसी अपराधी का दोबारा अपराध करना या नहीं, किसी मरीज की बीमारी का आउटकम, कंपनी के परफॉर्मेंस की प्रेडिक्शन, हर जगह पाया गया कि सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूलाज इंसानी इंट्यूशन से बेहतर काम करती है। क्यों हार जाती है इंसानी समझ? 1. बियासेस, हमारी सोच में पर्सनल बायस होता है। 2. कंसिस्टेंसी की कमी, हम एक जैसे केस में भी अलग अलग जजमेंट देते हैं। 3. ओवर कॉन्फिडेंस, हम अपने अनुभवों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करते हैं। 4. लिमिटेड मेमोरी, इंसान के दिमाग में सारी रेलेवेंट जानकारी एक साथ प्रोसेस नहीं हो पाती। उदाहरण, एक स्टडी में कॉलेज के काउंसलर्स ने स्टूडेंट्स के बारे में डिटेल्ड इंटरव्यूज लिए। दूसरी तरफ एक सिंपल फॉर्मूला था जो बस ग्रेड्स और टेस्ट स्कोर्स पर आधारित था। गेस व्हाट? फॉर्मूला ने बेहतर प्रेडिक्शन दी। इंसान क्यों हारता है? इंसान इमोशन से प्रभावित होता है। इंसान डिस्ट्रैक्शन का शिकार होता है। इंसान याददाश्त और परसेप्शन में गलती करता है, जबकि फॉर्मूला न्यूट्रल होता है, हर बार एक ही तरह से काम करता है, किसी पर्सनल ओपिनियन से प्रभावित नहीं होता। तो क्या इंसान की इंट्यूशन बेकार है? नहीं, लेकिन ये काम करती है केवल जब आप किसी डोमेन में बहुत ज्यादा अनुभव रखते हो, जब एनवायरनमेंट रेगुलर और प्रेडिक्टेबल हो, और जब आपको फीडबैक मिलता रहे। जैसे कि एक अनुभवी डॉक्टर को किसी बीमारी के लक्षण समझने में इंट्यूशन की मदद मिल सकती है, लेकिन फिर भी उसके साथ अगर फॉर्मूला हो तो परिणाम बेहतर होता है। सीख क्या है इस अध्याय से? 1. अगर आपके पास एक अच्छा स्टैटिस्टिकल मॉडल है तो उस पर भरोसा कीजिए। 2. इंट्यूशन का उपयोग करें, लेकिन उसे टेस्ट करें, ब्लाइंड भरोसा मत कीजिए। 3. जब फैसले इंपॉर्टेंट हो, जैसे हायरिंग, एडमिशंस, डायग्नोसिस, तो डेटा और सिस्टमेटिक सोच पर भरोसा कीजिए। 4. गट फीलिंग्स भावनाओं से भरी होती है, लेकिन फॉर्मूलाज कंसिस्टेंसी और ऑब्जेक्टिविटी से। निष्कर्ष, आत्मविश्वास और अनुभव जरूरी है, लेकिन सटीकता के लिए फॉर्मूले ज्यादा भरोसेमंद है। इसलिए सफल संस्थाएं, डॉक्टर और कंपनियां आज डेटा ड्रिवन डिसीजंस पर जोर देती है। अध्याय 22, एक्सपर्ट इंट्यूशन, व्हेन कैन वी ट्रस्ट इट? विशेषज्ञ अंतर्ज्ञान, भरोसे के योग्य कब? सबसे जरूरी सवाल, जब कोई व्यक्ति सालों का अनुभव लेकर किसी निर्णय पर पहुंचता है, तो क्या हमें उसकी इंस्टिंक्ट पर भरोसा करना चाहिए? कहनेमान कहते हैं, सिर्फ अनुभव होने से इंसान की बात भरोसेमंद नहीं हो जाती। 2 शर्तें होती हैं जब एक्सपर्ट इंट्यूशन काम करती है। 1. एनवायरनमेंट स्थिर
और अनुमान योग्य हो, रेगुलर प्रेडिक्टेबल एनवायरनमेंट। उदाहरण, डॉक्टर को हर रोज मरीज देखने का अनुभव होता है। चेस मास्टर को हर रोज नए मुकाबले खेलने का अभ्यास होता है। इन परिस्थितियों में पैटर्न्स दोहराए जाते हैं, इसलिए इंट्यूइशन वैध हो सकता है। 2. अभ्यास के दौरान तेज और स्पष्ट फीडबैक मिला हो। प्रोलॉन्ग्ड प्रैक्टिस विद इमीडिएट फीडबैक। जब इंसान को तुरंत पता चलता है कि उसका निर्णय सही था या गलत, तो वो बेहतर सीखता है। जैसे एक डॉक्टर अगर हर बार एक्सरे देखकर तुरंत रिपोर्ट और नतीजा देख लेता है, तो उसका अनुभव असरदार बनता है। लेकिन अगर ये शर्तें ना हो, तो एक्सपर्ट का इंट्यूइशन भी गलत हो सकता है। उदाहरण, एक स्टॉक मार्केट विश्लेषक की बातों में जोर तो बहुत होता है, लेकिन अक्सर उसकी भविष्यवाणियां गलत साबित होती है। क्यों होता है ऐसा? इंसान को रैंडमनेस और अनसर्टेनिटी को समझना मुश्किल होता है। हमें लगता है कि हम पैटर्न पकड़ रहे हैं, जबकि वो पैटर्न असल में कोइंसिडेंस होता है। इमोशनल बायस भी एक्सपर्ट को प्रभावित करता है। उदाहरण, फायर फाइटर का केस। एक अनुभवी फायर फाइटर को एक घर में आग बुझाते समय अचानक महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। वो टीम को तुरंत बाहर ले आया और तभी छत गिर गई। ये इंट्यूइशन भरोसेमंद था क्योंकि एनवायरनमेंट प्रेडिक्टेबल था, आग बुझाने का रोज का अनुभव, और उसे लगातार फीडबैक मिलता रहा था। इस अध्याय की मुख्य बातें। 1. हर एक्सपर्ट की इंट्यूइशन भरोसे के लायक नहीं होती। 2. भरोसेमंद इंट्यूइशन के लिए 2 चीजें जरूरी है: रेगुलर पैटर्न्स वाला एनवायरनमेंट, तेज और लगातार फीडबैक। 3. अगर ये 2 शर्तें ना हो, तो एक्सपर्ट की राय सिर्फ एक एजुकेटेड गेस भर होती है। तो हमें करना क्या चाहिए? अगर एनवायरनमेंट अनप्रेडिक्टेबल है, तो इंट्यूइशन की बजाय डेटा और स्टैटिस्टिक्स पर भरोसा करें। अगर एक्सपर्ट का क्षेत्र स्टेबल है और उसका अनुभव गहरा है, तब उसका इंट्यूइशन काम का हो सकता है। निष्कर्ष, हर अनुभवी व्यक्ति बुद्धिमान नहीं होता और हर कॉन्फिडेंट प्रेडिक्शन सटीक नहीं होती। हमें यह समझना चाहिए कि इंट्यूइशन तभी सटीक है जब वो लंबे अभ्यास और सही एनवायरनमेंट में पनपी हो। अध्याय 23, दी आउटसाइड व्यू, बाहरी दृष्टिकोण। क्या होता है आउटसाइड व्यू? जब हम किसी निर्णय, योजना या प्रोजेक्ट का मूल्यांकन करते हैं, तो हम 2 तरीके अपना सकते हैं। 1. इनसाइड व्यू, भीतरी दृष्टिकोण। हम सिर्फ अपने अनुभव, योजना, मेहनत और इरादों को देखकर भविष्यवाणी करते हैं। हम मेहनती हैं, इसलिए हम समय पर प्रोजेक्ट पूरा कर लेंगे। 2. आउटसाइड व्यू, बाहरी दृष्टिकोण। हम देखते हैं कि दूसरों ने इसी तरह के प्रोजेक्ट में क्या किया था, उनका परिणाम क्या था। कहनेमान कहते हैं, इनसाइड व्यू अक्सर हमें ओवर कॉन्फिडेंट बना देता है, लेकिन आउटसाइड व्यू ज्यादा सटीक होता है। एक प्रसिद्ध उदाहरण, एक टीम एक टेक्स्ट बुक लिखने का प्रोजेक्ट शुरू करती है। उन्होंने अनुमान लगाया 2 साल में किताब तैयार हो जाएगी। लेकिन जब टीम के एक सदस्य ने पूछा, दूसरी टीमों ने ऐसी किताबें कितने समय में पूरी की हैं, तो पता चला औसतन 7 से 10 साल लगते हैं। फिर भी टीम ने आउटसाइड व्यू को नजरअंदाज किया और किताब को पूरा करने में 8 साल लग गए। क्यों हम इनसाइड व्यू में फंस जाते हैं? हमें अपनी काबिलियत पर ज्यादा भरोसा होता है। हम ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। हम बाकी सबसे अलग हैं। हम पास्ट डेटा की अनदेखी करते हैं। हमें लगता है कि हम जरूर टाइम पर कर लेंगे। आउटसाइड व्यू क्यों जरूरी है? ये आपको ग्राउंड रियलिटी दिखाता है। ये आपको बेस रेट बताता है, यानी दूसरे लोग इस जैसे काम में कितने सफल हुए। ये आपको समय, खर्च और जोखिम का सच्चा अंदाजा देता है। कहनेमान की सलाह। 1. अगर आप किसी प्रोजेक्ट का अनुमान लगा रहे हैं, तो पहले देखिए कि ऐसे ही प्रोजेक्ट्स का औसत परिणाम क्या रहा है। 2. इनसाइड व्यू को सिर्फ इंथुजियाज्म के लिए रखें, लेकिन प्लानिंग और अनुमान के लिए आउटसाइड व्यू अपनाइए। 3. इमोशनल ओवर कॉन्फिडेंस से बचने के लिए आपको डेटा ड्रिवन पर्सपेक्टिव चाहिए। निष्कर्ष, अपने इरादों पर भरोसा रखिए, लेकिन बाहर की हकीकत को भी नजरअंदाज मत कीजिए।
आउटसाइड व्यू हमें ठंडे दिमाग से सोचने में मदद करता है और हमें अनरियलिस्टिक ऑप्टिमिज्म से बचाता है। अध्याय 24, द इंजन ऑफ कैपिटलिज्म, पूंजीवाद की प्रेरक शक्ति। मुख्य विचार। पूंजीवाद की पूरी व्यवस्था इस सोच पर चलती है कि लोग जोखिम लेंगे, नया काम शुरू करेंगे और बड़ा मुनाफा कमाएंगे। लेकिन इसके पीछे जो असली मानसिक इंजन है वो है ओवर कॉन्फिडेंस, यानी जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास। कैसे? ज्यादातर उद्यमी, एंटरप्रेन्योर्स ये मानते हैं कि उनका आइडिया सबसे अलग है, वे असफल नहीं होंगे, उन्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन डेटा कुछ और कहता है। ज्यादातर स्टार्टअप असफल होते हैं, ज्यादातर व्यवसाय शुरू होने के 5 साल में बंद हो जाते हैं। फिर भी लोग लगातार जोखिम लेते रहते हैं। कहनेमान की व्याख्या। ये ऑप्टिमिज्म बायस और इनसाइड व्यू का ही असर है। हम मानते हैं कि बाकी फेल हो गए, लेकिन हम नहीं होंगे। यही ओवर कॉन्फिडेंस इंसान को एक्शन लेने पर मजबूर करता है और यही कैपिटलिज्म की नींव है। निवेशकों, इन्वेस्टर्स के साथ भी यही होता है। निवेशक भी बार बार जोखिम लेते हैं। उन्हें लगता है कि वे मार्केट को बीट कर सकते हैं, लेकिन बार बार रिसर्च ये दिखाता है कि बहुत कम लोग कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमाते हैं। फिर भी बाजार चलता रहता है क्योंकि लोग सोचते हैं इस बार मैं सही बैठूंगा। तो क्या ओवर कॉन्फिडेंस खराब चीज है? कहनेमान कहते हैं हां, ये बहुत बार नुकसान करता है। लेकिन अगर हर कोई सिर्फ रिस्क से डरता तो न कोई नया व्यापार शुरू होता, न कोई इनोवेशन होती। इसलिए ये खतरनाक होने के बावजूद पूंजीवाद को गतिशील बनाए रखने वाला ईंधन है। निष्कर्ष। ओवर कॉन्फिडेंस एक भ्रम है, लेकिन यही भ्रम हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। पूंजीवाद सफल है क्योंकि लोग बार बार खुद पर भरोसा करते हैं, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। अध्याय 25, बर्नूलीज एरर्स, बर्नूली की गलतियां। पृष्ठभूमि। डैनियल बर्नूली कौन थे? डैनियल बर्नूली 18वीं सदी के एक प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। उन्होंने ये सिद्धांत दिया कि धन, वेल्थ से मिलने वाला आनंद, यूटिलिटी, उस धन की मात्रा के बजाय आपके वर्तमान स्थिति पर निर्भर करता है। यानी अगर कोई व्यक्ति पहले से बहुत अमीर है तो उसे 10,000 रुपए मिलने पर कम खुशी मिलेगी, जबकि गरीब व्यक्ति को उसी 10,000 रुपए से ज्यादा खुशी मिलेगी। कहनेमान का विश्लेषण। बर्नूली का सिद्धांत दिखने में तो अच्छा है, लेकिन इसमें कुछ गंभीर गलतियां हैं। बर्नूली की मुख्य गलतियां। 1. रेफरेंस पॉइंट की अनदेखी। बर्नूली ने यह नहीं बताया कि लोग अपने निर्णय वर्तमान संपत्ति पर नहीं, बल्कि एक मानसिक रेखा, रेफरेंस पॉइंट से करते हैं। उदाहरण, अगर आप 1,00,000 रुपए हारते हैं तो दुख होता है, फिर चाहे आपकी कुल संपत्ति 1 रुपया करोड़ हो या 10 रुपए लाख। निर्णय लेते समय लोग मैं कितना हार जीत रहा हूं सोचते हैं, ना कि मेरी कुल संपत्ति क्या है। 2. लॉस अवर्जन को नजरअंदाज करना। बर्नूली के सिद्धांत में यह नहीं बताया गया कि लोगों को नुकसान से बहुत ज्यादा डर लगता है, जबकि समान लाभ उतनी खुशी नहीं देता। उदाहरण, 500 रुपए जीतने की खुशी, 500 रुपए हारने का दुख। यानी एक ही राशि का नुकसान लाभ से कहीं ज्यादा प्रभाव डालता है। प्रोस्पेक्ट थ्योरी का उदय। कहनेमान और ट्वर्स्की ने बर्नूली की इन गलतियों को सुधारते हुए प्रोस्पेक्ट थ्योरी बनाई। इसमें 2 महत्वपूर्ण बातें थी। 1. लोग निर्णय रेफरेंस पॉइंट के आधार पर करते हैं। 2. लोग नुकसान से बहुत डरते हैं, जिसे लॉस अवर्जन कहा जाता है। वास्तविक दुनिया में असर। निवेशक, ग्राहक, बिजनेसमैन सभी अपने फैसले बर्नूली की संपत्ति आधारित सोच से नहीं, ज्ञान और लॉस के डर और मनोवैज्ञानिक पॉइंट्स के आधार पर करते हैं। निष्कर्ष। लोग तर्क से नहीं, भावना और डर से निर्णय लेते हैं। बर्नूली ने निर्णयों को केवल गणना की नजर से देखा, लेकिन कहनेमान ने बताया कि भावनाएं और संदर्भ कहीं ज्यादा शक्तिशाली होते हैं।
अध्याय 26 प्रोस्पेक्ट थ्योरी। प्रोस्पेक्ट थ्योरी क्या है? प्रोस्पेक्ट थ्योरी थ्योरी को डैनियल कहनेमान और एमोस ट्वर्स्की ने 1979 में विकसित किया था। इसने पुरानी आर्थिक थ्योरी जैसे बर्नूली की को चुनौती दी। यह सिद्धांत बताता है कि लोग निर्णय लेते समय केवल तर्क या गणना से नहीं, बल्कि भावनात्मक प्रतिक्रियाओं, नुकसान के डर और रेफरेंस पॉइंट के आधार पर सोचते हैं। प्रोस्पेक्ट थ्योरी के 3 मुख्य सिद्धांत। एक, रेफरेंस डिपेंडेंस, संदर्भ आधारित निर्णय। लोग किसी भी चीज को उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू से नहीं आंकते। वे देखते हैं कि वे कहां से शुरू कर रहे हैं, रेफरेंस पॉइंट, और उसके मुकाबले उन्हें लाभ या हानि हो रही है या नहीं। उदाहरण, अगर आप 10,000 रुपए कमाते हैं लेकिन उम्मीद 20,000 रुपए की थी, तो आपको दुख होगा, भले ही 10,000 रुपए कोई छोटी रकम न हो। 2, लॉस अवर्जन, हानि से डर। लोग नुकसान को लाभ की तुलना में कई गुना ज्यादा भारी मानते हैं। उदाहरण, 500 रुपए पाने की खुशी, 500 रुपए खोने का दुख। मतलब, एक नुकसान को संतुलित करने के लिए 2 गुना लाभ चाहिए होता है। यही वजह है कि लोग अक्सर रिस्क अवर्स, जोखिम से डरने वाले होते हैं। 3, डिमिनिशिंग सेंसिटिविटी, कम होती संवेदनशीलता। जैसे जैसे राशि बढ़ती है, उसका प्रभाव कम होता जाता है। उदाहरण, 1,000 रुपए से 2,000 रुपए का फायदा महसूस होता है, लेकिन 1,00,000 रुपए से 1,00,000 रुपए का फायदा उतना खास नहीं लगता। इसी तरह हानि में भी होता है। रियल लाइफ इंपैक्ट। प्रोस्पेक्ट थ्योरी ने दिखाया कि हम इंसान आदर्श निर्णयकर्ता, रैशनल एजेंट्स नहीं हैं। हम भावनाओं से संचालित होते हैं। हम नुकसान से इतना डरते हैं कि कभी कभी लॉजिक के खिलाफ जाकर भी फैसले ले लेते हैं। निवेश और व्यापार में निवेशक छोटे नुकसान से बचने के लिए कभी कभी बड़ा नुकसान उठा लेते हैं। लोग घाटे वाली चीजें सिर्फ इसलिए पकड़ कर रखते हैं क्योंकि नुकसान स्वीकार करना कठिन होता है। निष्कर्ष, लोग लाभ की तुलना में नुकसान से ज्यादा प्रभावित होते हैं। प्रोस्पेक्ट थ्योरी ने आर्थिक विज्ञान, मनोविज्ञान और निर्णय विज्ञान की दुनिया में क्रांति ला दी। कहनेमान को इसी खोज के लिए नोबेल प्राइज भी मिला। अध्याय 27 चॉइसेस, वैल्यूज एंड फ्रेम्स। चयन, मूल्य और सोच की रूपरेखा। अध्याय का सार। इस अध्याय में कहनेमान बताते हैं कि हमारा निर्णय लेना केवल तथ्य और आंकड़ों पर नहीं, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि उन तथ्यों को हमें कैसे प्रस्तुत किया गया है, यानी फ्रेमिंग, यानी प्रस्तुति का तरीका हमारे निर्णय की दिशा बदल सकता है। फ्रेमिंग इफेक्ट, सोच की रूपरेखा का प्रभाव। उदाहरण 1, 2 विकल्प दिए गए। 200 लोग बचाए जाएंगे। बी, 1/3 संभावना कि सभी 600 लोग बचेंगे। 2/3 संभावना कि कोई नहीं बचेगा। ज्यादातर लोग अचुनते हैं क्योंकि वो बचाना शब्द सुनते हैं। अब वही समस्या उल्टे शब्दों में। 400 लोग मरेंगे। बी, 1/3 संभावना कि कोई नहीं मरेगा। 2/3 संभावना कि सभी 600 मरेंगे। अब ज्यादातर लोग भी चुनते हैं क्योंकि मरना शब्द डराता है। ध्यान दें, दोनों सेट्स में आंकड़े वही हैं, लेकिन फ्रेम बदलते ही निर्णय बदल गया। रिवर्सल्स, निर्णयों का उलटना। लोग एक ही चीज को अलग अलग संदर्भ में अलग अलग तरीके से देखते हैं। हम अपने निर्णयों में अक्सर स्थिर नहीं रहते। हम अपने निर्णयों को मूल्य की बजाय प्रस्तुति के प्रभाव से संचालित करते हैं। कोर इंसाइट, हम चीजों का मूल्य इस आधार पर तय करते हैं कि वे हमारी रेफरेंस पॉइंट से कैसे जुड़ी है और उन्हें हमें कैसे पेश किया गया है। क्या सीख मिलती है? 1, निर्णय लेने से पहले यह सोचना जरूरी है कि क्या हम तथ्यों पर निर्णय ले रहे हैं या उनकी प्रस्तुति के जाल में फंस रहे हैं। 2, हम सब फ्रेमिंग के शिकार होते हैं, चाहे हम खुद को कितना ही तर्कशील समझें। 3, एक अच्छी सोच यही होगी कि हम हर विकल्प को तटस्थ रूप से देख सकें ताकि हम भ्रम से बचें और बेहतर निर्णय लें। अंतिम निष्कर्ष,
हमारा दिमाग दो सिस्टम्स में काम करता है, एक तेज, एक धीमा। लेकिन असली बुद्धिमत्ता तब है जब हम जाने कि किस समय कौन सा सिस्टम इस्तेमाल करना है। और सबसे जरूरी बात, हम इंसान जितना सोचते हैं उससे कहीं कम तार्किक होते हैं। हमारी सोच भावनाओं, संदर्भों और फ्रेमिंग से बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। तो दोस्तों, यही था डैनियल कहनेमान की क्रांतिकारी किताब थिंकिंग फास्ट एंड स्लो का सारांश। एक ऐसी किताब जो ये बताती है कि हम सोचते कैसे हैं, हम निर्णय कैसे लेते हैं और कैसे हमारी तेज सोच सिस्टम 1 और धीमी सोच सिस्टम 2 हमारी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि हम जितना तार्किक समझते हैं खुद को, असल में उतने हैं नहीं। हमारे फैसले, हमारी भावनाएं और हमारे दिमाग की चालें हमें बार बार धोखा देती है। लेकिन अगर आप इन मानसिक भूलों को समझ लें तो आप न सिर्फ बेहतर निर्णय ले पाएंगे बल्कि जिंदगी को भी ज्यादा संतुलन और स्पष्टता से देख पाएंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो अभी लाइक बटन दबाएं, बुक सुनो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपको इस किताब की कौन सी बात सबसे ज्यादा वैल्यूबल लगी। और हां, ऐसे ही और किताबों के गहराई भरे सारांश के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली बार जब कोई ज्ञान की रोशनी यहां चमके आपसे वो छूट न जाए। बुक सुनो, जहां किताबें बोलती हैं और आप अपने जीवन को सुनना शुरू करते हैं। मिलते हैं अगली किताब में, तब तक के लिए सोचिए लेकिन सही तरीके से। धन्यवाद।